हाँ जी, गुड इवनिंग रघुवेंद्र सिंह, रेखा, ओके, अश्विन, ठीक है, आवाज़ आ गई होगी भाई। गुड इवनिंग स्वाति, गुड इवनिंग। एक बार प्लीज़ कनेक्ट हो जाइए सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन। मैं ये बोल रहा था कि फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड आपको नहीं दिखाई देते हैं, वो आपको सिंपल ही क्वेश्चन जो है वो दिखाई देंगे पेपर के अंदर भी। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिहाज से तो भाई ऑप्शन आपको मैच करना है। रोटेशन ट्रांजिशन सब लोग जानते हैं। रोटेशन के लिए क्या करोगे आप? डेल्टा जे बराबर +-1 लिखते हैं। डेल्टा जे बराबर +-1 मतलब पी का क्या होगा? थर्ड होगा। एक ही ऑप्शन में दिया गया है, उससे ही कंप्लीट हो जाएगा। क्यू का क्या होगा? आपका फर्स्ट होगा भाई। क्यू का क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन एटम्स। एटम्स में ट्रांजिशन करने के लिए आप क्या करते हो भाई? डेल्टा एल क्या होना चाहिए? मतलब आप क्या कहते हो? एस से पी, एस से पी और पी से एस, फिर पी से डी, यही तो बोलते हो एटॉमिक ट्रांजिशन में, और डी से कहां? पी, ठीक है। उसके बाद डी से एफ और एफ से कहां भाई? डी। बाकी तो आपका नॉर्मल सिलेक्शन रूल है, मुझे नहीं लगता उसमें आपको कोई डाउट होगा, ठीक है। फिर लास्ट आपका मोलिकुलर एंसेंबल वाला बच जाता है, दैट इज डेल्टा एम एल इज इक्वल टू +-1। जब स्टेट पढ़ाऊंगा तो क्लियर भी कर दूंगा इन चीजों को, तो अभी तो सिंपल ही क्वेश्चन जो है वो चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आउट ऑफ द फॉलोइंग the one which is not an excitation source for IR स्पेक्ट्रोमीटर। IR स्पेक्ट्रोमीटर के लिए इनमें से जो कौन सा सोर्स है वो क्या है? एक्साइटेशन सोर्स। एज ए एक्साइटेशन सोर्स यूज नहीं कर सकते किसके अंदर? IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर, या फिर IR स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर। टंगस्टन फिलामेंट लैंप यूज होता है, ड्यूटेरियम लैंप भी यूज करते हैं, नस्ट ग्लोवर लैंप भी यूज करते हैं, मरकरी आर्क को यूज नहीं करते हैं। बड़ा बेसिक और सिंपल सा सवाल था, क्योंकि देखो कैसे क्वेश्चन, हाँ आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, पहले ऐसे क्वेश्चन आते थे, आजकल ऐसे सवाल नहीं पूछने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 0 पॉइंट एनर्जी। ऐसे क्वेश्चन बार बार आते पेपर में, 0 पॉइंट एनर्जी आपसे बार बार पूछता है, 5 से 6 बार ये क्वेश्चन आया होगा। यह आपका 35Cl2 मिमिकिंग ए हार्मोनिक ऑसिलेटर विद फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट आपको दिया हुआ है कितना? 2293.8, 93.8, ठीक है। न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब मुझे पता है क्या भाई? 0 पॉइंट एनर्जी क्या होती है? E बराबर 1/2 एच न्यू होती है। इक्वेशन नंबर 1। फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई? 1/2 पाई के डिवाइड बाय रिड्यूस्ड मास। सारी वैल्यू दी हुई हैं, आपको पता होना चाहिए। म्यू बराबर कितना है? 35 इंटू 35 डिवाइड बाय 35 + 35 इंटू 1.67 गुणा 10⁻⁻27। केजी में लेना होगा, केजी में लेना होगा। क्या लिखूंगा भाई यहां पर? रिड्यूस्ड मास बराबर, रिड्यूस्ड मास बराबर क्या होगा? 35 गुणा 35, 35 गुणा 35 और नीचे क्या? 70, ठीक है। आपको मल्टीप्लाई सबसे बाद में करना है, आसान रहेगा। 10⁻⁻27 ये आपकी क्या है? 0 पॉइंट एनर्जी है, यही होती है। तो देखो 35 दूनी 70 हो जाएगा। उसके बाद यहां से क्या आ जाएगा भाई आपके पास? यह आ जाएगा 0.885, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? म्यू बराबर 8.85 गुणा 35 गुणा 10⁻⁻28। ये सारी वैल्यूज उठा के यहां पुट कर देंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर आपके सामने आ जाएगी, के डिवाइड बाय म्यू। के कितना दिया गया है आपको? 2293.8, सही है। अब यहां से क्या? 8.85 गुणा 35। अब आप इसको क्या कर लेंगे? सोल्व कर लेंगे, और नीचे क्या? इंटू 1/10⁻14 ये आ जाएगा भाई। ये क्या आ जाएगी? फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन आ जाएगी। बस आपको क्या करना है? इसको h/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है इसको? 0 पॉइंट एनर्जी निकालने के लिए आपको इसे h/2 से गुणा कर देना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपका क्या है? न्यू है। तो E0 क्या आ जाएगा भाई? h/2 इंटू न्यू, ठीक है। तो यहां पर जो भी वैल्यू आएगी यहां पर पुट कर देंगे। आंसर कितना आ रहा है इसका? कितना आंसर आ रहा है बताइए एक बार, आंसर बताएंगे फटाफट। इसका आंसर बताएंगे फटाफट। ये आ जाएगा 14.8 गुणा 14.8 गुणा 10⁻⁻21 आ जाएगा। हाँ 14 पॉइंट आपका आ जाएगा 8 गुणा 10⁻⁻21 आंसर आ जाएगा।
सही है भाई, तो आपका आंसर होगा भैया बी। बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। चेक कर लेना, आसान सा सवाल है, 2006 पर पहुंच चुके हैं। अगले सवाल पर चलता हूं। द मोलिक्यूल द मोलिक्यूल एक्टिव इन रोटेशनल माइक्रोवेव आईआर एज वेल एज रोटेशन रमन स्पेक्ट्रा। देखो भाई, देखो, जब मैं माइक्रोवेव की बात करता हूं, रोटेशनल माइक्रोवेव, इसमें क्या होता है आपका, इसमें परमानेंट डायपोल मोमेंट होना चाहिए। सबसे टिपिकल यही वाला काम है, परमानेंट डायपोल मोमेंट। ठीक है, सही है। अब आईआर में क्या कहते हैं, आईआर में क्या लिखते हैं, मतलब आपका बहुत बार क्वेश्चन आपको कहां से मिलेगा, इसमें डायनामिक डायपोल मोमेंट, डायनामिक डायपोल मोमेंट यही होना चाहिए भैया। सही है। और यहां से क्या कहेंगे भाई, यहां से क्या कहेंगे, स्फेरिकल रोटर ना हो, स्फेरिकल रोटर ना हो, स्फेरिकल रोटर नहीं होना चाहिए, बाकी सारे एक्टिव हो जाएंगे। जरा ध्यान से देखिए भाई, सारी की सारी चीजें मैंने यहां पर लिखी है, मेंशन करी हैं। CO2 क्या रोटेशन में एक्टिव होगा, CO2 रोटेशन में एक्टिव नहीं होगा। तो यहां पर कौन सा एक्टिव है, केवल HCl ऐसा मॉलिक्यूल है जो किस में एक्टिव है, HCl ही ऐसा मॉलिक्यूल है जो एक्टिव है किसमें, माइक्रोवेव में भी, डायनामिक में भी, और किसमें, और आपका रमन स्पेक्ट्रा के अंदर भी एक्टिव है। कौन सा, केवल और केवल HCl। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा। शायद मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 2007, द सिलेक्शन रूल फॉर द अपीयरेंस ऑफ पी ब्रांच। पी ब्रांच की अपीयरेंस के लिए सिलेक्शन रूल क्या रहने वाला है मैं बता रहा हूं। जब लास्ट के 15 दिन आपके एग्जाम के रह जाएंगे, आज जो डेट है वो आपकी कितनी है, 16 है, तो आज आपके 17 दिन बचे हुए हैं, 17-18 दिन, हाँ 17-18 दिन आपके बचे हुए हैं। 3 दिन के बाद स्पेशल 15 सेशन, स्पेशल 15 सेशन रहेंगे आपके एग्जाम के लिए, स्पेशल 15 सेशन रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। टाइम फिक्स रहेगा, उसी टाइम पर हम एक लंबी क्लास लिया करेंगे, स्पेशल सेशन हर रोज के, बल्कि 15 दिन में 30 स्पेशल सेशन हम लोग आप लोगों के लिए लेंगे, ताकि आपके एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो थोड़ी सी और 1-2 लेवल ऊपर चली जाए। ठीक है, और सेशन जो है वो स्पेशल ही होने वाले हैं। देखिए भाई, पी ब्रांच के लिए सिलेक्शन रूल पूछा जा रहा है। मैं जानता हूं भाई, हमारे पास क्या होती है, पी ब्रांच होती है, हमारे पास क्यू ब्रांच होती है, और आर ब्रांच भी होती है। अब इनके लिए जो डेल्टा एन है वो तो +-1 रहता है, पर जो डेल्टा जे है वो क्या रहता है, इसके लिए -1, इसके लिए 0, और इसके लिए क्या होता है, +1 होता है। तो जो भी आंसर दिखाई दे रहा है भाई, डेल्टा जे पी ब्रांच बोल रहा है, तो मुझे ये वाला एक्स आंसर ही आपको यहां पर बताना होगा। ठीक है, बट डेल्टा एन को लेते क्या है, +1, क्योंकि वाइब्रेशन में मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सी होती है। ठीक है भाई, ये रहा भाई, आपका क्या आ जाएगा यहां पर, सी इज द राइट आंसर। क्योंकि यहां पर जो, एक बात ध्यान रखिएगा आप, एक बात ध्यान रखिएगा, होता तो यही है, होता तो +-1 ही है, लेकिन मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सी होती है, मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट जो होती है वो आपकी होती है वाइब्रेशन स्टेट, इज ग्राउंड स्टेट, इज ग्राउंड स्टेट, जिस वजह से ड्यू टू विच वी कंसीडर ओनली डेल्टा एन बराबर +1। इस वजह से केवल +1 को ही कंसिडर करते हैं, -1 को कंसिडर नहीं करते हैं। द रोटेशन कांस्टेंट फॉर CO इन द ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। देखो फिर से वाइब्रेशन रोटेशन स्पेक्ट्रा का सवाल है, वाइब्रेशन रोटेशन कपलिंग का सवाल है। फिर से क्या कह रहा है भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए 2 रोटेशन कांस्टेंट दिए हुए हैं। ठीक है, हाँ जैम के लिए भी करवाएंगे भावेश, टेंशन के लिए, तो जैम के लिए भी शुरू होगा। अभी जैम में थोड़ा सा समय, जैम के लिए तो हम 3-3, 4-4 क्लास स्पेशल ले लेंगे गेट के बाद। अभी ये जैम का भी चल रहा है भाई, आपको करने हैं ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जैम में भी देखने को मिलते हैं। देखो भाई, अब ग्राउंड स्टेट में क्या बोल रहा है, ग्राउंड स्टेट में बोला जा रहा है क्या, B0 बराबर कितना, आपका बता रहा है भाई 1.9। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में कितना बता रहा है, एक्साइटेड स्टेट में B1 बता रहा है 1.6। ठीक है,
फिर क्या कहता है, फिर कहता परसेंटेज चेंज। यहां पर परसेंटेज चेंज क्यों होगा, क्योंकि वाइब्रेशन रोटेशन कपलिंग होगी। क्या होगा भाई, वाइब्रेशन रोटेशन कपलिंग की वजह से एक्साइटेड स्टेट में जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेडियस बदल जाएगा, जिस वजह से रोटेशन कांस्टेंट भी चेंज हो रहा है। बट हम जानते हैं, एज वी नो बी बराबर एच बाय 8 पाई स्क्वेयर, एच स्क्वेयर बाय 8 पाई स्क्वेयर म्यू आर स्क्वेयर। B is proportional to 1 upon R square. B naught upon B1 is equal to R1 square upon R naught square. तो यहां से क्या आ जाएगा, वैल्यूज सबसे बाद में पुट करनी है हमेशा। ध्यान रखना, अगर आपको टाइम बचाना है खुद का, तो अगर टाइम नहीं बचाना तो जो आपका मन करे आप वो भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये होगा भाई R1 अपॉन R नॉट। ठीक है, तो यहां से क्या निकालूंगा, R1 अपॉन R नोट बराबर B नोट कितना है 1.9 और ये कितना है आपका 1.6। इसको हम सोल्व करेंगे, R1 अपॉन R नोट, यहां से कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। कितनी वैल्यू आएगी मैं आपको अभी बताता हूं, क्योंकि सोल्व तो हम करेंगे तो समय लगेगा इसमें। मैं आपको वैल्यू ही बता देता हूं कितनी आएगी। R1 अपॉन R नोट, बल्कि R नोट अपॉन R1 जो है वो आपका आ जाएगा, ये आएगा आपका 1 अपॉन 0.917। ठीक है, तो R1 आपका आ जाएगा, R1 आपका आ जाएगा, एक मिनट, R नोट अपॉन R1 आएगा। ठीक है, तो यहां से आपका जो आएगा R नोट बराबर, ठीक है भाई, रेडियस बढ़ जाएगा, R1 बराबर 1 अपॉन 0.917, 1 अपॉन 0.917, यह आ जाएगा 1.09 R नोट। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई, अब हमें क्या करना है, हमें परसेंटेज चेंज निकालना है। परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज चेंज निकालते हैं R1 माइनस R नोट बाय R नोट गुणा 100, यही आ जाएगा। R1 ये रहा 1.09 R नोट माइनस R नोट डिवाइड बाय R नोट गुणा 100, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा नियर अबाउट 9%। नियर अबाउट 9% इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। ए हो जाएगा भाई इसका आंसर। इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, फर्स्ट हो जाएगा भाई। परसेंटेज कितना होता है भाई, चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल। ओरिजिनल कितना था, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, इसके रिस्पेक्ट में निकालना है। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में। हाँ जी, ज्योति सैनी आशुन सही जवाब है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आईआर स्पेक्ट्रम ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल। देखो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत पूछता है, जैसे आपके फंडामेंटल बैंड वाले हो गए, इस तरीके के सवाल भी आपसे बहुत सारे पूछता है भाई। देखो आईआर स्पेक्ट्रम ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल एग्जिबिट 2144। देखो भाई क्या बोल रहा है, 2144 पर एक लाइन दिखाई दे रही है, दूसरी लाइन 4262 पर दिखाई दे रही है, फिर 6354 पर दिखाई दे रही है, corresponding to excitation from ground to first, ground to second और ground to थर्ड एक्साइटेड स्टेट। मतलब पहला फंडामेंटल है, फिर फर्स्ट ओवरटोन है, फिर आपका सेकंड ओवरटोन है। तो ये क्या बोल रहा है, ये है आपका ओमेगा ई माइनस 2 ओमेगा ई एक्स ई। ये क्या है भाई 2 ओमेगा ई माइनस 6 ओमेगा ई एक्स ई। ये क्या है 3 ओमेगा ई माइनस 12 ओमेगा ई एक्स ई। मुझे पता चल रहा है क्योंकि मैंने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करी हुई है, मैं जानता हूं फंडामेंटल है, फर्स्ट ओवरटोन है, सेकंड ओवरटोन है, ये मैं जान रहा हूं। फिर क्या कहता है, फंडामेंटल ट्रांजिशन ऑफ द डायटोमिक इज एट। आपसे फंडामेंटल ट्रांजिशन पूछ रहा, मतलब आपसे ओमेगा ई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे, ओमेगा ई आपसे पूछ रहा है। ठीक है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो समझ जाना क्या पूछा जा रहा है, ओमेगा ई आपसे पूछ रहा है। ठीक है, देख लेते हैं भाई। देखो अब मैं जानता हूं, हमारे पास यहां पर इक्वेशन बनती है ओमेगा ई माइनस 2 ओमेगा ई एक्स ई इज इक्वल टू 2144। सही है, उसके बाद 2 ओमेगा ई माइनस 6 ओमेगा ई एक्स ई इज इक्वल टू, यह आएगा 4262। अब क्या करूंगा, इसको 3 से गुणा कर दूंगा, इसको भी 3 से गुणा कर दूंगा और घटा दूंगा। क्या होगा भाई, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल्ड आउट हो जाएंगे। तो यहां पर क्या आएगा, ओमेगा ई बराबर, देखना कितनी वैल्यू आ रही है, कमेंट कर दो भाई कितनी वैल्यू आ रही है, कितनी वैल्यू आ रही है। देखते हैं क्या आ रहा है,
2144 गुणा 3 माइनस 4262, ये आ जाएगा 2170। 2170 इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। 2170 इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। बताइए भाई, कमेंट कर दीजिए भाई, अगर अभी तक आपने कमेंट नहीं किया है तो फटाफट कमेंट कर दीजिए। हाँ जी, सही है। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक्चुअली में पहले क्या होता था, लिंक्ड क्वेश्चन आया करते थे, आजकल लिंक्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, पहले आते थे। तो जिस वजह से क्या हो रहा है, इससे रिलेटेड एक और सवाल मिलेगा, और ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। मतलब आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी गेट में बहुत पूछी जाती है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी गेट में बहुत पूछे जाते हैं, और इस तरह के सवाल बार बार पूछे जाते हैं। या तो जीरो पॉइंट एनर्जी से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, या फिर आपका ऐसा सवाल पूछता है। ध्यान रखना मेरी बात, क्वेश्चन मुश्किल नहीं आएंगे। द आईआर स्पेक्ट्रम, ये फिर से बोल दिया भाई, तो ये उसी लिंक्ड क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसके ऊपर भी स्टेटमेंट डलवा दी। फिर कहता अनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट ऑफ द मॉलिक्यूल इज। अब मॉलिक्यूल का अनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट पूछ रहा है। देखो मैं जानता हूं एज फंडामेंटल बैंड, फंडामेंटल जो बैंड है वो कहां आ रहा है, वो आपका ओमेगा ई माइनस 2 ओमेगा ई एक्स ई इज इक्वल टू कितना है, 2144 है। ठीक है, अब मैं जानता हूं भाई यहां से 2 ओमेगा ई एक्स ई इज इक्वल टू ओमेगा ई माइनस 2144। सही है, 2 ओमेगा ई एक्स ई इज इक्वल टू 2170 माइनस 2144। समझदार आदमी सोल्व कर लेगा, 26 आ जाएगा। 2 ओमेगा ई एक्स ई इज इक्वल टू 26, ओमेगा ई एक्स ई इज इक्वल टू 13, एक्स ई इज इक्वल टू 13 बाय ओमेगा ई, 13 डिवाइड बाय 2170, ये आ जाएगा एक्स ई बराबर, देखना भाई कितना आ रहा है, 13 डिवाइड बाय 2170। देख लेते हैं भाई, 13 डिवाइड बाय 2170, 0.0059, दिस इज 0.00599। तो आपका आंसर आएगा 0.006। 0.006 इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। सही है भाई, समझ में आ रहा होगा आपको, है ना भाई। अगला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। हम 2008 पर पहुंच चुके हैं, 23 पर हमें पहुंचना है। तो यहां पर बात करते हैं 2009 का एक और सवाल। ये भी अच्छा सवाल था, ऐसे सवाल टिफर में आते हैं पर कभी कभी गेट में भी पूछ लेता है। द फंड मतलब पॉपुलेशन रेशियो से जो संबंधित सवाल हैं वो आपको जनरली टीआईएफआर में देखने को मिलते हैं। देखिए भाई, हाइड्रोजन और आयोडीन के लिए जो आपको फंडामेंटल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज है वो दी हुई है। ठीक है, द रिलेटिव पॉपुलेशन ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड वाइब्रेशन स्टेट ऑफ दीज टू मॉलिक्यूल कंपेयर टू रिस्पेक्टिव, मतलब किसकी बात कर रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड वाइब्रेशन स्टेट और किसका, ग्राउंड स्टेट। इन दोनों की पॉपुलेशन की बात कर रहा है। देखो भाई, मैं जानता हूं N2 बाय N1 क्या होता है, ये होता है आपका, या फिर N0 बाय N1, ये आपकी ग्राउंड है और ये आपकी फर्स्ट है। ठीक है, यहां पर N0 है और 1 है, तो N1 अपॉन N0 क्या होगा, ये होगा आपका e की पावर माइनस डेल्टा ई बाय KBT HC, KBT HC यही बनेगा भाई। हाँ जी, एंग्री बर्ड आ जाइए। तो मैंने बच्चों आपको एक बात कही थी, मैंने आपको शायद एक बात कही थी पर आप शायद भूल गए। क्यों भूल गए, डेल्टा ई HC अपॉन KBT HC। बताता हूं क्या भूल गए। मैंने आपको कहा था कि आप है ना HC अपॉन KB की वैल्यू याद कर लो, फिर से रिपीट करवाता हूं, याद कर लो, बहुत काम आएगी, बहुत सारे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। HC अपॉन KB, HC अपॉन KB, देखिए क्या होगा, 6.626 गुणा 10 की पावर माइनस 34 गुणा 3 गुणा 10 की पावर 8 डिवाइड बाय 1.38 गुणा 10 की पावर माइनस 23। ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो एक बार, बड़ा सिंपल टर्म आएगी, हमारे काम आएगी बहुत। 10 की पावर माइनस 23 से काट दूंगा तो माइनस के 11 बचेंगे। ठीक है, अब यहां पर जब गुणा करूंगा तो कितना बचेगा, बहुत काम का है और आपके बहुत काम आएगी वैल्यू, 6.626 गुणा 3 डिवाइड बाय 1.38, यह आ जाएगा 14.4, यह आ जाएगा आपके पास, सही लिखा है मैंने, हाँ सही लिखा है, 14.4 गुणा 10 की पावर, यहाँ पर 8 और 3 है तो यहाँ पर बल्कि
हमें इसको सेंटीमीटर में ही लिखना होगा, हाँ सेंटीमीटर में ही लिखना होगा, तो यहाँ पर 10 की पावर 10 आएगा भाई, यहाँ 10 आएगा, ठीक है, -1 ये आ जाएगा 1.4404, 1.44 मान लीजिए आप, ये 1.hc/kb क्या आएगा, 1.44 आएगा, ठीक है। समझ लेना इस बात को कि भैया hc/kb जो है वो 1.44 आएगा। हमेशा ध्यान रखिए इस बात का, आपके बहुत काम आएगा। कैसे काम आएगा भाई, जैसे H2 की बात करता हूं, H2 के लिए जो डेल्टा E है भाई, जो फ्रीक्वेंसी है वही तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, वही तो गैप है दोनों के बीच का, यही तो न्यू फंडामेंटल है, यही तो न्यू फंडामेंटल है। डेल्टा E कितना दे रहा है H2 के लिए, H2 के लिए दे रहा है 4403.2, तो क्या लिखूंगा, N1/N0 बराबर E की पावर माइनस डेल्टा E 4403.2, hc/k की वैल्यू कितनी भैया, ये है कितनी 1.44, डिवाइड बाय टेम्परेचर कितना दे रहा है 300 केल्विन। आंसर निकाले ना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद अब बात करता हूं किसकी, आयोडीन की। I2 के लिए मास का कोई चक्कर ही नहीं है यहाँ पर, आयोडीन के लिए 214 दिया हुआ है, तो क्या होगा भाई N1/N0 इज इक्वल टू E की पावर -214.5 गुणा 1.44 डिवाइड बाय 300। यू जस्ट हैव टू सोल्व द क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। एक बार सोल्व करके बताइए क्या आंसर आ रहा है। लंबी लंबी कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं है, इजीली आ जाएगा आंसर। कमेंट कर दीजिए भाई एक बार जल्दी से, क्या समझ में आ रहा है आपको। हाँ जी, समझ में आपको आ रहा होगा 100%, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएंगे सारे के सारे। एक बार आंसर बता दो क्या आएगा, बाकी मैं भी बता देता हूं। इसका आंसर आपका बी आ जाएगा भाई, बी, बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो बी होगा, ये आपके बहुत काम आएगा। hc/kb बराबर 1.44। नेक्स्ट, द रोटेशन रमन, कौन सा स्पेक्ट्रम बोल रहा है भाई, रोटेशन रमन बोल रहा है। स्पेसिंग कितनी होती है, स्पेसिंग कितनी होती है, स्पेसिंग होती है कितनी, स्पेसिंग इज इक्वल टू आपकी 4b की। कॉन्जिक्यूटिव स्टोक और एंटी स्टोक में जो स्पेसिंग होती है वो 4b की होती है। अब सीरीज ऑफ स्टोक्स लाइन दिखाई देती हैं, एक कहां पर, स्टोक्स लाइंस के बीच में। स्टोक्स लाइंस जो दिखाई दे रही हैं वो कैसे दिखाई दे रही हैं भैया, वो दिखाई दे रही हैं 19,230.7 लिख देता हूं, ठीक है। फिर कहां 19,227.24, सही है। फिर कहां दिखाई दे रही है भैया 19,223.707, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं भाई, इसको 707 की जगह 71 लिख देता हूं, 71, ठीक है। अब जब मैं कॉन्जिक्यूटिव को घटाऊंगा तो ये किसके बराबर होगा गैप, ये भी 4b होगा और ये भी क्या होगा आपका 4b होगा। क्या कह रहा है, रोटेशन कांस्टेंट पूछ रहा है, वो भी गीगाहर्ट्ज में। अच्छा कोई बात नहीं रघुवेंद्र, दूसरा कैलकुलेटर वगैरह रख लो ना साथ में, क्या टेंशन है उसमें। देखो भाई घटाना एक बार, ये कितना बनेगा आपका, ये बनेगा आपका 4b बराबर, 4b बराबर 7 में से 4 गया 3, 3 आ जाएगा भाई। फिर 7 में से 3 गया 4, 4 आ जाएगा भाई। उसके बाद देखो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपका 3, 3.43 विल बी द आंसर, 3.43 विल बी द आंसर। मैं बता देता हूं 19,230.77 माइनस 19,227.34, 3.43 आ जाएगा। और यहां पर आपका आ जाएगा 3.43 डिवाइड बाय 4, 0.8575, बी बराबर 0.8575 सेंटीमीटर इनवर्स, यही आ जाएगा भाई, ठीक है। अब यहां से क्या करना है भाई, यहां से किस में पूछ रहा है, गीगाहर्ट्ज में पूछ रहा है। गीगाहर्ट्ज में कन्वर्ट करने के लिए पहले किस में, सेकंड इनवर्स में कन्वर्ट करूंगा। अब सेकंड इनवर्स लाने में कौन हेल्प करेगा, मेरी हेल्प स्पीड ऑफ लाइट कर सकता है। जब मैं इसको स्पीड ऑफ लाइट से गुणा करूंगा 3 गुणा 10 की पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो देखो जरा यहां आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। एंड b बराबर 0 पॉइंट, बल्कि लिख सकता हूं यहां पर 0.85 गुणा 3
2.5, 5725 गुणा 10 की पावर 10 सेकेंड इनवर्स, ये आ जाएगा 25.725 गुणा 10 की पावर 9 सेकेंड इनवर्स, और ये क्या होता है आपका 1 गीगाहर्ट्ज। दिस इज गीगाहर्ट्ज। तो 25.725 गीगाहर्ट्ज। रिवीजन के लिए हमारी रिवीजन क्लासेस भी देख सकते हैं। तो आपका आ जाएगा 25 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा आंसर, नियर अबाउट आपका यही आंसर आ जाएगा। शायद हमने घटाने में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी होगी कहीं ना कहीं, 7 में से 3 4, हाँ ठीक है, सही है भाई। 19,223.71, 19,227.34 माइनस 19,223, हाँ ठीक है भाई, 4.3.71, 3.63, हाँ ठीक है। हमने इनको घटाया तो इतना आ रहा, तो 3.53 भी आप इसको ले सकते हो नियर अबाउट। अगर आप इनको घटाओगे तो यहां से कितना आ रहा है, यहां से 3.63 आ रहा है, ठीक है, इतना वेरिएशन आ जाता है, ये 3.43 आ रहा है, ठीक है। तो 3.53 जब आप लेंगे तो आपका आंसर ए ही आ जाएगा, टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि हमने आंसर क्या लिया है, हमने यहाँ पर 3.43 लेते हुए चले, इतना डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट, द मोस्ट पॉपुलेटेड रोटेशन स्टेट फॉर HCl। HCl के लिए क्या पूछा जा रहा है, Jmax पूछा जा रहा है। क्या जानता हूं, KT KBT अपॉन HC, KBT अपॉन HC यही लिखते हैं भाई, KT अपॉन 2B HC लिखते हैं, KT अपॉन 2B HC स्क्वेयर रूट माइनस हाफ। B की वैल्यू दी जा रही है कितनी, 8.5। देखो भाई, मैंने फिर से कहा था, उस चीज को याद रखना जो मैंने कही थी, 300 केल्विन। क्या जानता हूं, HC अपॉन KB 1.44। खत्म हो गया क्वेश्चन भैया। मैंने कहा था याद रखना, अभी तो बोला था, उस बात को याद रखना, क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा आपका, यहाँ पर टेम्परेचर कितना है 300, यहाँ पर B कितना दे रहा है 8.5, और ये कितना है 1.44। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस हाफ। आंसर निकाल लो, जो भी आंसर आ रहा होगा, हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व, सारी कहानी खत्म हो गई। 300 मैं बता देता हूँ, 300 डिवाइड बाय 150 लिख देता हूँ, 150 डिवाइड बाय 8.5 डिवाइड बाय 1.44, ये आ जाएगा 12.25, 12.26 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ 12.26, 3.5 माइनस 1/2, Jmax नियर अबाउट 3 आ जाएगा, Jmax नियर अबाउट इक्वल टू 3। 3 इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। जो 3 होगा, मतलब जो B होगा, वो इसका सही जवाब होगा। 5 निकाल दिया, मेरा तो नहीं आ रहा भाई 5, टेम्परेचर गलत रख दिया क्या, ना सही रखा है मैंने, तो मुझे तो नहीं लग रहा कि इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है। रेखा शायद आपने कहीं गड़बड़ कर दी कैलकुलेशन में, A आ रहा है, B आ रहा है भाई, मेरा तो B आ रहा है आंसर, आई थिंक B ही आएगा, और इसका हाँ B आएगा भाई, B आएगा, B B B B B B B B B आ जाएगा, B B इज द सही जवाब, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द रेशियो ऑफ लाइफ टाइम ऑफ टू स्टेट दैट गिव राइज टू लाइन विड्थ 1.0 सेंटीमीटर इनवर्स एंड 0.2 सेंटीमीटर इनवर्स। देखिए भाई, एक्चुअल में क्या होता है, जो आपका, अगर आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी आपने पढ़ी हो, या फिर आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक कभी पढ़ा होगा, या फिर आपने कभी बैनुअल से डॉपलर ब्रॉडनिंग वगैरह कभी पढ़ी होगी, या फिर कभी मैंने कहीं और पहले पढ़ाया है डॉपलर ब्रॉडनिंग वगैरह, आपने अगर वो पढ़ा हुआ है, अगर वो आपने पढ़ा हुआ है, तो आपको पता होगा कि जो लाइन विड्थ है, लाइफ टाइम या फिर क्या कहूं भाई, लाइन विड्थ मतलब विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लाइफ टाइम ऑफ ए स्टेट, लाइफ टाइम ऑफ स्टेट, किसी भी स्टेट का लाइफ टाइम। अगर लाइफ टाइम ज्यादा होगा तो विड्थ ज्यादा, विड्थ क्या होगी, कम होगी। अगर लाइफ टाइम कम होगा तो विड्थ क्या होगी, लाइन की ज्यादा होगी। इसे नेचुरल लाइन विड्थ भी कहा जाता है, नेचुरल लाइन विड्थ भी इसको कहा जाता है। तो यहां पर क्या दिया गया है भाई, आपको एक लाइफ टाइम आपको दिया गया है, ठीक है, रेशियो ऑफ लाइफ टाइम पूछ रहा है, तो आपको एक लाइन विड्थ दी गई है, कितनी
1.0 सेंटीमीटर इनवर्स। टाउ 1 आपको नहीं पता। दूसरी लाइन विड्थ आपको दी गई है कितनी, 0.2 सेंटीमीटर इनवर्स, और टाउ 2 आपको नहीं पता। तो क्या होगा, टाउ वन अपॉन टाउ टू इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका आ जाएगा डेल्टा न्यू टू अपॉन डेल्टा न्यू वन। टाउ वन अपॉन टाउ टू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपको 0.2/1, 2 डिवाइड बाय 1। ठीक है, तो आ जाएगा टाउ वन अपॉन टाउ टू इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ लाइफ टाइम ऑफ द टू स्टेट। अच्छा, वन वाले का लिखना है पहले, जिसका वन है वो पहले उसकी लिखनी है 1:2। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 1/5। तो 1:5 आ जाएगा भाई, 1:5 आ जाएगा। 1:2 मतलब इसका पहले लिखना है और इसका बाद में लिखना है। जब इसका पहले लिखूंगा तो ये उधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और इसका लिखूंगा तो ये न्यूमिनेटर में आ जाएगा भाई। तो आंसर इसका बी आएगा भाई, रघुवेंद्र सिंह बी आएगा भी आंसर इसका, डी नहीं आएगा। इसके रिस्पेक्ट में इसका निकालना है। ठीक है, आपने उल्टा लिख दिया होगा। हाँ भाई ज्योतिष सही है, 1:5 आ जाएगा। द रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, क्वेश्चन रिपीट हो गया, क्वेश्चन रिपीट हो गया, क्वेश्चन रिपीट हो गया। शायद मुझे इसमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। अभी अभी कहा था ईपीआर कहें या ईएसआर कहें, पीछे क्वेश्चन आया था, पीछे क्वेश्चन आया था। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ये रहा भाई, हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल। हाँ भाई हैजनबर्ग, काफी टाइम हो गया भाई, मुझे तो काफी समय से, हम तो इधर ही सेवा में लगे हुए हैं भाई, हम तो इधर ही सेवा में लगे हुए हैं। ठीक है, देखो यहां पर एक्स वाई मोलिक्यूल दिया गया है, एक्स वाई मोलिक्यूल दिया गया है। अब एक्स वाई मोलिक्यूल के लिए क्या बोल रहा है, 2011 पर पहुंच गए भाई, मतलब कि 6 साल के क्वेश्चन पूरे होने वाले हैं 34 मिनट में। देखिए यहां पर रिड्यूस्ड मास दिया जा रहा है 2 × 10⁻⁻²। ठीक है, एक्स वाई बॉन्ड लेंथ आर दिया जा रहा है 100 × 10⁻12 इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर, और फोर्स कांस्टेंट भी दिया जा रहा है 8 × 10⁻2। आपसे क्या पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। आपसे क्या कह रहा है, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में जब ट्रांजिशन होगा तो क्या बतानी है आपको, एनर्जी डेल्टा ई क्या होगा, ये आपका एच न्यू ही होगा, या फिर कहिए क्या होगा, न्यू बार होगा, या फिर कहिए न्यू बार होगा, यही होगा भाई। ठीक है, तो यहां से क्या निकालेंगे भाई, हमें पता है न्यू बार बराबर 1/2πc के डिवाइड बाय रिड्यूस्ड मास। सारी वैल्यूज दी हुई हैं, देखो ध्यान से। अब यहां पर जो c की वैल्यू पुट करोगे उसी में आपका आंसर आएगा, जो c की वैल्यू पुट करेंगे उसी में आपका आंसर आएगा। अगर c सेंटीमीटर में रखोगे तो आंसर सेंटीमीटर इनवर्स में आएगा, मीटर में रखोगे तो मीटर इनवर्स। किस में पूछ रहा है, सेंटीमीटर इनवर्स में पूछ रहा है। तो 1/2 × 3.14, 3 × 10⁻10 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ फोर्स कांस्टेंट कितना है, के बाय म्यू। फोर्स कांस्टेंट है आपका 8 × 10⁻2, मतलब 800 फोर्स कांस्टेंट दिया हुआ, 800 डिवाइड बाय, ये कितना दिया हुआ है भाई आपको, आपको रिड्यूस मास 2 × 10⁻26 दिया हुआ है। आसान सा क्वेश्चन है, आसान सी कैलकुलेशन है। न्यू बार बराबर देखो 1/2 × 3.14 × 3 × 10⁻10, यहाँ पर कितना 10⁻13 ऊपर आ जाएगा भाई, इंटू 10⁻13 ऊपर चला जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 400 और इंटू आ जाएगा 20। सोल्व कर लेना भाई, आंसर आपके सामने होगा, सोल्व कर लीजिएगा, आंसर आपके सामने होगा। हाँ ठीक है, एंग्री बर्ड, सही सही बोल रहे हो भाई, सही बोल रहे हो। ठीक है भाई, क्या कर लोगे आप इस क्वेश्चन को भाई, क्या कर लोगे भाई इस क्वेश्चन को, क्या कर सकते हो इस क्वेश्चन को आप, सही है। अच्छा माइक प्रॉब्लम आ रही है क्या, माइक शायद हिल रहा होगा भाई, वायर मेरे ख्याल से हिल रही है। ओके एंग्री बर्ड, लेट मी चेक, मैं देखता हूँ आवाज, शायद मैं माइक को पकड़ ही लेता हूँ हाथ में, शायद उस वजह से वायर का इशू हो रहा होगा। ठीक है कोई बात नहीं, देखता हूँ मैं, सॉरी फॉर इंटरप्शन। हाँ देखता हूँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वी विल ट्राई कि इसको रिजोल्व करते हैं। इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है ये आपका गलत ऑप्शन दिया हुआ, आप इसको सही कर लेंगे। ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है, यहाँ पर आएगा आपका 106,
ये जो ऑप्शन है ये सही नहीं दिया हुआ। पीपीटी आपको पता है कहाँ मिलेगी, वो मैंने आपको बता रखा है, 106.14। यही इसका सही जवाब होगा, यही इसका सही जवाब होगा। साउंड थोड़ा सा क्लियर नहीं भाई, आज एडजस्ट कर लो आज वाली क्लास में, कल से फिर सही हो जाएगा, क्योंकि आज दूसरे स्टूडियो में क्लास चल रही है, इस वजह से ऐसा इशू आ रहा है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट, ए हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल, फिर से एक मॉलिक्यूल दे दिया, और अब क्या पूछ रहा है भाई, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन रिक्वायर्ड टू रोटेशनली एक्साइट द मॉलिक्यूल फ्रॉम जे बराबर 0 टू जे बराबर 1। 0 से 1 के बीच में गैप के बारे में क्या बोल रहा है भाई, आप बताइए कितनी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन की रिक्वायरमेंट होगी। हाँ स्वाति, माइक में भी वाइब्रेशन आ गई है, ठीक बोल रहे हो भाई। देखो भाई, देखो यहां पर क्या पूछ रहा है भाई, जे बराबर 0, सॉरी फॉर इंटरप्शन भाई, मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया आज, क्योंकि पिछली क्लास में भी थोड़ा सा इशू था, बट कोई बात नहीं, हम है ना इसको कल रिजोल्व कर देंगे। आप आज एडजस्ट कर लीजिएगा, कल से हम इसको रिजोल्व कर देंगे। 6b, 0 से 1 की बात कर रहा है, मतलब 2b की वैल्यू निकालनी है। b क्या होता है, b होता है h/8π² IC। ठीक है, तो ये क्या होता है भाई, h/8π² μr² इंटू c। सारी ही वैल्यू दी हुई हैं, 2b यही निकालना है, तो 2 इंटू 6.626 गुणा 10 की पावर -34 डिवाइड बाय 8 गुणा 3.14 का, ये दोनों कनेक्टेड क्वेश्चन थे एक दूसरे से, 5 नंबर का सवाल था भाई, 5 नंबर का सवाल था। उसके बाद रिड्यूस्ड मास कितना है, ये रहा 2 गुणा 10 की पावर -26। ध्यान रहे इसको हमेशा केजी में पुट करना है, ठीक है। और आर कितना दिया गया है भाई, आर भी दिया गया है आपको 100, मतलब 10 की पावर -8 मीटर लिख देता हूं, बल्कि सेंटीमीटर लिखूंगा तो यहां पर लिखूंगा आपको 100 इंटू 10 की पावर -10 सेंटीमीटर, और इंटू आ जाएगा 3 गुणा 10 की पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आप सोल्व कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा आपका। यू जस्ट हैव टू सोल्व द आंसर, आपको बस सोल्व करना है और आंसर निकालना है। इसका मैं जवाब बता दूं, इसका आंसर आएगा 2.8। इसका जो आंसर आपका आएगा, हाँ 2.8 आ जाएगा भाई आंसर। आप सोल्व कर सकते हैं, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों कनेक्टेड क्वेश्चन थे, अभी तक कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं आया है इसमें, कोई भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं जो थोड़ा सा हार्ड हो, मुझे नहीं लग रहा कोई भी क्वेश्चन ऐसा, बस कैलकुलेशन करवा रहा है। द बॉन्ड दैट गिव मोस्ट इंटेंस बैंड, देखो आईआर स्पेक्ट्रम देने के लिए, आईआर स्पेक्ट्रम देने के लिए क्या चाहिए होता है, डायनामिक डायपोल मोमेंट। सारा खेल किसका होता है भाई, डायनामिक डायपोल मोमेंट का होता है, डायनामिक डायपोल मोमेंट। इसमें भी किसका खेल होता है सबसे ज्यादा भाई, डायपोल मोमेंट। जिसका डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा, एक्चुअल में मोस्ट ऑफ द केसेस में उसका डायनामिक डायपोल मोमेंट भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो मतलब मोस्ट पोलर मॉलिक्यूल की बात करनी है, मोस्ट पोलर मॉलिक्यूल, मोस्ट पोलर बॉन्ड क्या देगा, मोस्ट इंटेंस बैंड देगा। तो क्या होगा भाई, OH जो है मोस्ट पोलर बॉन्ड है। पोलैरिटी का ऑर्डर क्या होगा देख लो, इन दोनों के बीच में बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, आंसर आ जाएगा इसका क्या, C होगा भाई, C इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल हमारा, A 20491 सेंटीमीटर इनवर्स लेजर लाइन वाज यूज्ड टू एक्साइट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 16O। देखो क्या कह दिया, 16O। क्या कहना चाहता है, लाइन मिसिंग की बात कर रहा है। जब रोटेशन रमन स्पेक्ट्रा में लाइन क्या होती है, मिस होती है, उसकी बात कर रहा है। तो मुझे पता है भाई 16O में क्या होता है, 16O ओनली जब होता है तो हमें पता है क्या होता है भाई, इवन लाइंस, इवन लाइन मिस होती है, इवन लाइंस आर मिस्ड इन दिस केस। इस केस में इवन लाइनें मिस होती हैं। टू ऑब्टेन रोटेशन रमन स्पेक्ट्रा, द रिजल्टिंग रोटेशन रमन स्पेक्ट्रम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैज स्टोक्स लाइन। स्टोक लाइन जो आ रही है, स्टोक्स लाइन जो आ रही है वो कहां आ रही है, 20479 सेंटीमीटर इनवर्स। रेले लाइन, रेले कहो या एक्साइटिंग लाइन कहो, वो कहां आ रही है, 20491 पर आ रही है। अब क्या पूछ रहा है, रोटेशन कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, रोटेशन कांस्टेंट पूछ रहा है। देखो भाई हमें पता है होता क्या है, होता जनाब ये है कि भैया यहाँ पर आपकी लाइन आती है,
यहाँ पर आपकी रेले लाइन आती है, उसके बाद आपकी यहाँ पर एक लाइन आती है, ठीक है, स्टोक लाइन की ही बात कर रहा हूँ, फिर एक और लाइन यहाँ पर आती है, फिर यहाँ पर एक और लाइन आ जाती है, ठीक है, ठीक है भाई। अब बीच में क्या होती हैं आपकी, बीच में आपकी लाइनें जो हो मिस हो, देखो पहली लाइन मिस होगी, फिर ये भी मिस हो जाएगी, फिर ये भी आपकी मिस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब पहली कहाँ आया करती थी, पहली आया करती थी ये वाली, कौन सी, देखो ये वाली है, और फिर आपकी क्या आ रही है, फर्स्ट स्टोक लाइन आ रही है, तो ये तो होगी नहीं, ये तो मिस हो जाएगी, ये तो मिस हो जाएगी। तो पहली कहाँ पर आ रही है, 6B पर आ रही है, फिर अगली कहाँ पर 4B पर आ रही है, फिर कहाँ आ रही है, 8B पर आ रही है। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दे दी, इसकी फ्रीक्वेंसी दे दी 20491, ठीक है, इसकी कितनी 20, आगे क्या लिख रहा है 479, तो कितना गैप है भैया, 10B का गैप है भैया, कितना गैप है भाई 10B, 10B तो 10B, तो इनको जब मैं घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा भैया, आपका आ जाएगा, जब इनको घटा दूंगा तो देखना कितना आ रहा है भाई, 491 में से अगर मैं इसको घटाऊंगा तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ से पता चल रहा है 10B बराबर, ये आ जाएगा आपका 12 आता होगा शायद, है ना, 12 आ जाएगा। बी इज इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर इनवर्स, 1.2 सेंटीमीटर इनवर्स विल बी द वैल्यू ऑफ बी। क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, बताइए भाई, क्या समझ में आया है, क्लियरली बोलो भाई हाँ या ना, कमेंट करके बता दो जल्दी से, क्या समझ में आया है। ठीक है, अगले सवाल में क्या पूछ रहा है, इसी से कनेक्टेड सवाल है, पहले लिंक्ड क्वेश्चन आया करते थे, एक और सवाल इसी का, अगर नेक्स्ट रोटेशनल लाइन की बात कर रहा है, भाई बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है 1.2 सेंटीमीटर इनवर्स है। फर्स्ट स्ट्रोक लाइन कहां आ रही है, ये आ रही है आपकी 20479 पर। नेक्स्ट सेकंड स्ट्रोक लाइन कहां आएगी, सेकंड स्ट्रोक लाइन आएगी 20479 -8B, -8B पर आ जाएगी, कहां आ जाएगी माइनस, क्यों बोल रहे हो सर -8, अरे एक तो ये दिखेगी तुझे भाई, एक तो ये दिखेगी आपको, उसके बाद और कौन दिखेगी, फिर आपको सीधी ये दिखेगी, 8 भी और कम कर दो भाई, 12 8 96, 9.6 घटा दो मेरे भाई, 9.6, तो कितना आ जाएगा भाई 20479 -8 गुणा 1.2, 20479 -9.6, देख लो भाई कितना आ रहा है, ये आपका आ जाएगा नियर अबाउट 9.6 घटाएंगे तो आपका 20469 के आसपास जो है आंसर बनेगा भाई। सही है भाई, क्लियरली समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, तो बी जो होगा वो इसका सही जवाब होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है भाई, क्लियरली समझ में आ रहा है। देखो अगर आप हमारे जो है वो बैचेस के डेमो चल रहे हैं, आज केमिकल बॉन्डिंग का डेमो था, कल मैंने काइनेटिक्स का डेमो लिया था, आप लोग तो भली बात ही परिचित, अगर आपके दोस्त भी कोई बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। और हम लोग आपके लिए एक और बैच लेकर आ रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी केमिस्ट्री। अभी जितनी भी स्टेट में वैकेंसी आएंगी, जैसे कि आपकी अभी राजस्थान में आई हुई है, अभी हरियाणा में आने वाली है वैकेंसी, तो उसके लिए स्पेशल बैच हम लोग लेकर आएंगे और सुबह उसकी 2 क्लास हुआ करेंगी, स्पेशली उनको टारगेट करते हुए। कल या परसों में मैं उसको अनाउंस कर दूंगा, शायद कल ही अनाउंस कर दूंगा। तो आप जो भी आपके साथी पीजीटी केमिस्ट्री या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स ढूंढ रहे हैं, तो उनको हमारे वाली ऐप के ऊपर वो कोर्स जो दिखाई दे जाएगा। ठीक है, हाँ जी, वो हम शुरू कर रहे हैं, उसके ऊपर काम चल रहा है, तो वो हम शुरू कर देंगे, कल या परसों मैं अनाउंस कर दूंगा, परसों से क्लास शुरू हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी, देखिए नेक्स्ट, द IR स्पेक्ट्रम ऑफ ए HCl गैस शोन एन एब्जॉर्प्शन बैंड सेंटर्ड एट 2885 सेंटीमीटर। नवदीप, मिसिंग लाइन के लिए मैंने रिवीजन करवाया हुआ है और पूरे कोर्स में डिटेल में पढ़ाया हुआ है। ऑक्सीजन में जो हो इवन लाइनें मिस होती हैं, ठीक है, मैंने बताया हुआ है भाई। HCl गैस शोज एन एब्जॉर्प्शन बैंड सेंटर्ड एट 2885 सेंटीमीटर इनवर्स, मतलब बैंड सेंटर, मतलब फंडामेंटल बैंड की बात कर रहा है, सेंटर मतलब 0 से 1 ट्रांजिशन की बात कर रहा है,
और ये क्या होता है, एच न्यू बार होता है या फिर ओमेगा ई होता है। क्या होगा भैया आपका, क्या होगा, ये आपका दिया गया 2885 सेंटीमीटर इनवर्स। जीरो पॉइंट एनर्जी क्या होगी, जीरो पॉइंट एनर्जी, मैंने कहा था ना भाई रिपीट होता है कॉन्सेप्ट, ये रहा रिपीट भाई, एच या फिर ओमेगा ई बाय 2 होती है। हाँ जी, क्या क्लास सही से चल रही है, लेट मी चेक, शायद क्लास में थोड़ा सा इशू आ गया। क्लास तो चल रही है भाई। ठीक है ठीक है ठीक है एंग्री बर्ड, समझ गया मैं आपकी बात, ठीक है। तो यहां से आप क्या निकाल पाएंगे भाई, यहां से आप अपना जो है 2.8 गुणा 10⁻⁻20 जो है वो इस सवाल का सही जवाब आ जाएगा। अच्छा बफरिंग हो रही है अंजू सोनी, पता नहीं भाई नेटवर्क में शायद इशू है आज, मेरे ख्याल से वॉइस में भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, कोई नहीं, देखते हैं कल हम इसको ओवरकम कर लेंगे। द आई आर एक्टिव वाइब्रेशन नॉर्मल मोड ऑफ CO2, CO2 में कितने आई आर एक्टिव मोड होते हैं बताइए भाई, CO2 में कितने आई आर एक्टिव मोड होते हैं, CO2 में कितने आई आर एक्टिव, 3 मोड होते हैं भैया आई आर एक्टिव। टोटल मोड कितने होते हैं, टोटल मोड होते हैं, टोटल मोड इज इक्वल टू 3n-5। टोटल वाइब्रेशन मोड की बात हो रही है ना, वाइब्रेशन मोड, टोटल वाइब्रेशन मोड कितने होते हैं भाई आपके, 3n-5, मतलब 3 इंटू 3 -5, 9 - 5 बराबर 4। अब 4 में से, अब 4 कौन सा होता है, पहला होता है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, पहला कौन सा होता है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, मतलब इस टाइप वाली स्ट्रेचिंग, या तो इधर जा रहे हो दोनों के दोनों, या दोनों के दोनों इधर आ रहे हो, तो ये वाला तो इनएक्टिव होता है, ये तो इनएक्टिव होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। जैसे मैं बात करता हूं बाकी तीन, बाकी तीन जैसे कि यहां पर क्या लिखता हूं, एसिमेट्रिक बेंडिंग मोड, यहां पर और यहां पर, या फिर यहां पर और यहां पर, ये एक्टिव होता है, सही है। और क्या होता है, और आपका ये रहा एक और CO और यहां पर O, ये ऊपर की साइड जा रहा होगा और ये नीचे की साइड जा रहा होगा, ये भी एक्टिव होता है। फिर फोर्थ भी आ जाता है, ये रहा भाई, ये रहा भाई, यहां पर आपका ऐसे जा रहा होगा, ये आपका ऐसे जा रहा होगा आई थिंक, और ये आपका इस तरीके से जा रहा होगा, बल्कि आप ऐसा भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी आई थिंक इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई। ये आपका कुछ, अच्छा ठीक है मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, हाँ ये मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं भाई, ठीक है। बेंडिंग मोड ये क्या होते हैं भाई, ये भी एक्टिव है, ये भी एक्टिव है, ये भी एक्टिव है, सारे ही मोड क्या होते हैं एक्टिव, केवल इसको छोड़कर ये वाला क्या होता है इनएक्टिव होता है। तो 3 मोड क्या हो जाएंगे आपके, एक्टिव हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही, विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल, देखो पहले क्या पूछा भाई, 14 में क्या पूछा, 2014 में यही पूछा, फिर 15 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, फिर 16 में जब क्वेश्चन आया तो यही पूछ लिया आपसे, 16 में क्वेश्चन आया तो यही क्वेश्चन रिपीट पूछ लिया, तो यहां पर क्या होगा भाई देखो ये वाला तो इनएक्टिव ही रहेगा, ये वाला तो इनएक्टिव रहेगा, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है, बट ये क्या रहेगा एक्टिव रहेगा, ये क्या रहेगा भैया एक्टिव, और ये भी क्या रहेगा एक्टिव रहेगा, तो आंसर आपका डी बन जाएगा। 2016 तक हम पहुंच चुके हैं, हमारी स्पीड सही चल रही है, ठीक ठाक चल रही है, कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा है कि आपका टाइम वेस्ट होता है क्लास देखकर, किसी भी बच्चे को ऐसा लग रहा है तो बताइए। For a diatomic molecule, diatomic vibrating rotor in vibration level nu बराबर 3 and rotation level J, the sum of rotation and vibration energies are E rotation plus E vibration, दिया गया है 11493.6। ऐसा क्वेश्चन जैम में आया था बहुत पहले, ऐसा क्वेश्चन जैम में आया था बहुत पहले, ऐसा क्वेश्चन फिर से कह रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन जैम में बहुत पहले आया था, बहुत पहले आया था, ठीक है। उसके बाद इट्स इक्विलिब्रियम ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी, मतलब आपको ओमेगा ई दे रहा है कितना 2998.3, अनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट एक्स ई भी दे रहा है 0124, और क्या दे रहा है भाई रोटेशन कांस्टेंट बी भी दे रहा है आपको 9.716, और जे की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। भाई मैं जानता हूं, भाई ऐसे क्वेश्चन करना मैं जानता हूं, रत्ना मौर्य ओके भाई ठीक है। देखो मैं जानता हूं ई टोटल,
ई टोटल बराबर क्या लिखूंगा, बीजे जे प्लस वन, मैं भी कभी कभी फ्लो में कुछ लिख देता हूं ऐसे, प्लस एन प्लस वन बाई टू ओमेगा ई माइनस एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर ओमेगा ई एक्स। कैलकुलेशन करवा रहा है, बस कुछ करवा ही नहीं रहा। ओके अंजू, कैलकुलेशन करवा रहा है। ई टोटल बराबर, देखो बी की वैल्यू दी हुई है, ये रही 9.716, 9.716, और इसने लिख भी दिया रिजिड रोटर अप्रोक्सीमेशन, मतलब नॉन रिजिडिटी को कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। इंटू जे प्लस वन, ये हमें निकालना ही है, प्लस एन प्लस वन बाई टू ओमेगा, ये कितना होगा भाई, ये कितना होगा, ये कितना होगा, एन की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू कितनी दे रहा है 3, तो 3 प्लस वन बाई टू, मतलब 3 प्लस वन बाई टू ओमेगा ई माइनस 3 प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर ओमेगा ई एक्स ई। सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ये कितनी दे रहा है, 2 9 कितनी टोटल, 11,493.6, ठीक है, इज इक्वल टू बी जे प्लस वन, प्लस ये कितना बन जाएगा भाई 7/2 इंटू ओमेगा ई, 2998.3। यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट, आपको कैलकुलेशन करनी है 49/4 2998.3 इंटू एक्स ई कितना 0.0124। आप जब इसको सोल्व करेंगे, बी की वैल्यू दी हुई ही है, कितनी दी हुई है 9.716, ये भी आपको दिया हुआ है 9.716 9.716 इंटू जे प्लस वन। तो यहां से क्या निकालना है भाई, जे की वैल्यू जो है आपको फाइंड आउट करनी है। तो मैं आपको बता देता हूं, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो जे की वैल्यू आपकी नियर अबाउट आ जाएगी, नियर अबाउट 12 के बराबर आएगी। जे की वैल्यू क्या आएगी आपकी, नियर अबाउट 12 के बराबर आ जाएगी भाई। ऐसे क्वेश्चन गेट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, काफी बेहतरीन सवालों में से सवाल था, ठीक है। बस कैलकुलेशन करवा रहा है और कुछ नहीं करवा रहा। जैम में बहुत पहले ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, तो आप जैम के भी स्पेक्ट्रा के क्वेश्चन जरूर देखना। द स्पेसिंग बिटवीन टू एडजेसेंट लाइन ऑफ ए माइक्रो स्पेक्ट्रम ऑफ HCl, आपसे क्या बोल रहा है भाई, HCl, दो माइक्रोवेव लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ HCl द कोरस्पोंडिंग। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आधा मिस है मेरे ख्याल से, मैं आपको बता देता हूं। HCl के लिए दे रहा है 6.35, यहां पर वैल्यू लिख लेना भाई, यहां पर मैं बता देता हूं, इज यहां पर लिख रहा हूं 6.35 गुणा 10 की पावर 11 हर्ट्ज, ठीक है। आपसे D35Cl की पूछ रहा है, आपसे D35 किसकी पूछ रहा है, Cl की पूछ रहा है भाई। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा आपको। भाई क्या करना है मैं जानता हूं, आई नो यहां पर किसका रोल है, रिड्यूस्ड मास का रोल है, डिस्टेंस का रोल नहीं है। तो भाई B क्या होता है, B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रिड्यूस्ड मास, क्योंकि B होता है आपका h/8π² म्यू r स्क्वायर, h² अपॉन 8π² म्यू r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर म्यू फॉर HCl कितना आएगा, नियर अबाउट निकाल लेंगे, एग्जैक्ट निकालना चाहो एग्जैक्ट निकाल लो, 35 इंटू 1/35 प्लस 1, नियर अबाउट 1। भाई गेट का है तो आपको एग्जैक्ट ही निकालना चाहिए। उसके बाद म्यू फॉर DCl, ये आ जाएगा 35 इंटू 2/35 प्लस 2, कितना आ रहा है 70/37, देख लेता हूं 70 क्योंकि कैलकुलेटर में कोई समय नहीं लगेगा, पर ये नियर अबाउट डबल तो नहीं होगा। और उसके बाद 36/35, 1.35/36 सॉरी 0.972, 0.972 क्या बनेगा यहां से, देखना जरा भाई, क्या लिखूंगा, B फॉर DCl इज इक्वल टू म्यू फॉर HCl डिवाइड बाय म्यू फॉर DCl इंटू B फॉर HCl। सो B फॉर DCl स्पेसिंग ही पूछ रहा है भाई, स्पेसिंग ही पूछ रहा है, तो इसको 2 से गुणा कर दूंगा, 2B फॉर DCl, ठीक है। स्पेसिंग पूछ रहा है, स्पेसिंग, रोटेशन कांस्टेंट नहीं, स्पेसिंग ही पूछ रहा है। तो यहाँ पर HCl का म्यू कितना है 0.972 डिवाइड बाय ये कितना है भाई, ये आपका है 1.89
और इंटू यहाँ पर क्या लिखूंगा, 2b लिखूंगा, तो 2b कितना दिया हुआ है 6.35 गुणा 10 की पावर 11। तो यहाँ से 2b और DCl बराबर, देखना भाई ये आ जाएगा 6.35 इंटू 0.972 डिवाइड बाय 1.89 और ये आ जाएगा 3.26 10 की पावर 11। आंसर आ जाएगा 3.26। आंसर विल बी 3.26। आंसर जो होगा आपका वो 3.26 हो जाएगा दोस्तों। क्या समझ में आ रहा है? समझ में जरूर आपको आ रहा होगा, है ना। अभी तो कोई वॉइस वॉइस की दिक्कत नहीं हो रही होगी भाई, थोड़ी बहुत हो रही थी पहले, अब शायद नहीं हो रही होगी। अगला सवाल, द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्योर रोटेशन लाइन इन स्पेक्ट्रम ऑफ NO मोलिक्यूल ड्यू टू चेंज इन क्वांटम नंबर फ्रॉम J बराबर 1 टू J बराबर 2। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है गेट 2020 में, कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या कह रहा है बेचारा, देखो कितना प्यारा सा आदमी है, सिंपल सी बात पूछ रहा है, बड़ी सिंपल। इससे सिंपल तो क्या ही पूछेगा भैया, J बराबर 0, J बराबर 1 और J बराबर 2, भाई ये पूछ रहा है। अब यहाँ की एनर्जी 0 होती है, ये 2 भी होती है और ये 6 भी होती है। क्या पूछ रहा है, प्योर रोटेशन लाइनस ड्यू टू चेंज इन क्वांटम नंबर, ये पूछ रहा है भाई। ये कितना है डेल्टा ई, ये क्या है आपका 4b। तो डेल्टा ई बराबर 4b बराबर 4 इंटू एच बाई 8 पाई स्क्वेयर म्यू आर स्क्वेयर इंटू सी, यही होगा भाई। सारी की सारी वैल्यूज जानते हो, h इंटू 6.626 गुणा 10 की पावर -34 डिवाइड बाय 8 गुणा पाई स्क्वायर नहीं दिया हुआ तो 3.14 का होल स्क्वायर नियर अबाउट 10 होता है, ठीक है। उसके बाद रिड्यूस मास देता है 1.6427। देख लो इससे आसान क्या ही क्वेश्चन होंगे पेपर में भाई 6। अब जो भी अगर सेंटीमीटर इनवर्स में पूछा है तो स्पीड ऑफ लाइट को किस में लिखेंगे, सेंटीमीटर इनवर्स में ही लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, यहाँ पर क्या लिखा है मास लिख दिया है। आर भी दिया हुआ है भाई, आर दिया हुआ है क्या, आर तो दिया हुआ होना चाहिए। अच्छा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही दे दिया ना, ठीक है। आई की ही वैल्यू दी हुई है इंटू 3 गुणा 10 की पावर 10। आप 8 पुट नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा, आपको 10 की पावर 10 पुट करना है, आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ रहा है भैया, क्या आंसर आ रहा है जरा बताइए। किसी को भी डाउट है तो बोलिए भाई, किसी को डाउट है तो बोलिए, आगे मूव करता हूं। आंसर बताऊं इसका, आंसर बता ही देता हूं क्या आएगा, नहीं तो आप बाद में कंफ्यूज रहोगे भाई। ये आपका आ जाएगा भाई 6.81 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 6.81। डेल्टा ई इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 6.81 सेंटीमीटर इनवर्स। 6.81 सेंटीमीटर इनवर्स जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। सही है, समझ में आ रहा होगा 100%। अगला 2020 में एक और सवाल, अज्यूमिंग नो इंटरेक्शन बिटवीन वाइब्रेशन एंड रोटेशन एनर्जी लेवल, मतलब वाइब्रेशन रोटेशन कपलिंग को कंसिडर नहीं करना। नो इंटरेक्शन बिटवीन वाइब्रेशन रोटेशन एनर्जी लेवल, मतलब वाइब्रेशन रोटेशन कपलिंग को इग्नोर करना है। इग्नोर वाइब्रेशन रोटेशन कपलिंग, वाइब्रेशन रोटेशन कपलिंग को इग्नोर कर देना है। HF द फ्रीक्वेंसी ऑफ R ब्रांच ओरिजिनेटेड फ्रॉम J बराबर 4। J बराबर 4 से ओरिजिनेट हुई R ब्रांच की बात कर रहा है। R ब्रांच के लिए मैं जानता हूं, R ब्रांच के लिए क्या कहते हैं भाई, हम कहते हैं डेल्टा E बराबर, यहां पर हम लिखते हैं न्यू फंडामेंटल प्लस यहां पर 2b और J डबल प्राइम प्लस 1 ऐसा लिखते हैं। यहां पर J डबल प्राइम की वैल्यू कितनी है भाई 4 है, क्योंकि 4 से ओरिजिनेट होने वाले की वैल्यू पूछ रहा है। 4 से ओरिजिनेट होने वाले की वैल्यू आपसे पूछ रहा है भाई। तो यहां पर क्या आ जाएगा, फंडामेंटल का कुछ दिया हुआ है, अच्छा रोटेशन कांस्टेंट दिया हुआ है, और आपसे फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन जो है वो पूछ रहा है। म्यू नोट दे रखा है ना, म्यू नोट दिया हुआ है, तो कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू डेल्टा ई बराबर न्यू फंडामेंटल प्लस 2b इंटू 4 प्लस 1। तो डेल्टा ई क्या आ जाएगा,
यहाँ पर आ जाएगा 4138.52 प्लस 10b, तो ये आ जाएगा 4138.52 प्लस 10 इंटू बी की वैल्यू दे रहा है 19.35, तो ये आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा J बराबर 4 से जो R ब्रांच ओरिजिनेट हुई है, J बराबर 4 से जो R ब्रांच ओरिजिनेट हुई है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो मैं आपको यहां पर जोड़ के बता देता हूं क्या आएगा आंसर। मुश्किल है क्या क्वेश्चन? कमेंट कर दो भाई एक बार, क्या क्वेश्चन मुश्किल है? 193.5 जोड़ना है ना, 4138.52 प्लस 193.5, 433, 4332.02, ये इसका सही जवाब होगा। ये इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। कमेंट कर दो वीडियो के नीचे, अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए भाई। कोई भी डाउट है तो बोल दो भाई, कोई भी डाउट है तो बोल दो। 2005 से 2023 एक ही क्लास में करवा दिए, स्टैटिस्टिकल भी आपको एक ही क्लास में करवा दूंगा, सिंगल क्लास, सिंगल लेक्चर में कंप्लीट, खत्म, टाटा बाय बाय कर देंगे उसको। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एच आई इज, भाई न्यू फंडामेंटल दिया हुआ है, मतलब ओमेगा ई दिया हुआ है, ऐसा कहते ही सीधा लिख लिया करो बस, क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएगा। फोर्स कांस्टेंट पूछ रहा है, के की वैल्यू पूछ रहा है। ओह माय गॉड, 2021 में क्या पूछ लिया ये भाई, ये क्या पूछ लिया इसने? क्यों करता है ये ऐसा काम? मुझे तो भाई नहीं लग रहा कि इसको ऐसे सवाल पूछने चाहिए, मजा नहीं आया भाई। अंजू सोनी, हार्ड नहीं है पर कैलकुलेट करने में, अरे भाई ठीक है, ओके, मैं लाइव था भूल गया था, ठीक है। चलिए भाई देखो क्या करते हैं ना, क्या होता है कैलकुलेशन भाई, सबसे अंजू सबसे लास्ट में जाके फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखो भाई यहां पर सारा खेल किसका है? यहां पर यूनिट का खेल सारा चल रहा है। किसका खेल चल रहा है? यूनिट का खेल चल रहा है। कैसे चल रहा है भाई? ये तो सेंटीमीटर इनवर्स में दे दिया भाई साहब ने, और आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है न्यूटन पर मीटर में पूछ रहा है भाई, न्यूटन पर मीटर में पूछ रहा है। अब फोर्स क्या होती है? देखो फोर्स होती है आपकी मास इंटू एक्सेलरेशन। ये क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान से देखें जरा, मैं क्या लिखता हूं? न्यू बार बराबर 1/2 पाई c, और यहां पर k बाई रिड्यूस्ड मास। सही है। अब ध्यान से देखो भाई, k अपॉन न्यू क्या आ जाएगा? 4 पाई स्क्वायर c स्क्वायर न्यू बार स्क्वायर। तो k क्या आ जाएगा? k आपका आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर c स्क्वायर, उसके बाद न्यू बार स्क्वायर इंटू रिड्यूस्ड मास। जरा ध्यान से देखिएगा, मजा आ जाएगा। देखो अभी तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है अंजू, तो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे 4 इंटू 3.14 इसका स्क्वायर इंटू 3 × 10⁻10 इसका स्क्वायर। क्या आ जाएगा भाई? यहां सेंटीमीटर, यहां पर क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सही है। इंटू ये आएगा, इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है आपको? 2309 का स्क्वायर, 2309 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना होगा। और इंटू क्या बोल रहा है? रिड्यूस्ड मास तो दिया ही नहीं हुआ, तो रिड्यूस मास लिखूंगा 1 इंटू 127 डिवाइड बाय 1 जमा 127 गुणा 1.67 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये था भाई सारा का सारा खेल, यहाँ खेल था सारा का सारा। भाई मैंने तो पढ़ाया हुआ है आपको, अगर अंजू आपने मेरे से पढ़ा होगा तो आपको दिक्कत होगी ही नहीं यूनिट वगैरह में। तो देखिए कितना धमाकेदार क्वेश्चन दिया था भाई। मोस्टली लोग यहाँ गलती कर देते, क्या करते वो यहाँ पर अगर कहता ना कि न्यूटन पर मीटर में दिया है, तो आप स्पीड ऑफ लाइट को मीटर में ही पुट करते, जबकि आपको किस में पुट करना है? सेंटीमीटर में ही पुट करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका रिलेशन तो इसके साथ कट गया भैया, कट गया। अब बचा क्या? अब बचा क्या भाई? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेंटीमीटर इनवर्स बचा हुआ है। एक मिनट 2 पाई c न्यू बार, यहाँ पर kg है, इंटू 2 पाई c, c का स्क्वायर, हाँ सेंटीमीटर, किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ओके, न्यूटन है। और इसमें मीटर कहाँ रह गया? एवोगैड्रो तो खाम खा में दिया हुआ है,
इसकी तो नीड ही नहीं है कुछ भी, तो एम दे दिया। अब यहाँ पर हमारे पास सी का सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया है, वहाँ पर किलोग्राम पर मोल है, पर यहाँ पर गड़बड़ कहाँ कर दी हमने, बाकी तो सही चल रहा था। किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, हो गया हो गया हो गया हो गया भाई, हो गया। ऊपर नीचे मीटर से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 × 3.14 का होल स्क्वायर हो गया भैया, टेंशन ना लें। 3 तिया 9, 9 × 10⁻20 इंटू 2309 होल स्क्वायर, ठीक है, हो गया हो गया हो गया। तो यहाँ पर क्या 127/128, और यहाँ पर क्या 1.67 × 10⁻27, सही है, सही है भाई। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ये क्या आ रहा है पीछे, पीछे आ रहा है यहाँ पर किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर, मीटर से डिवाइड और मीटर से मल्टीप्लाई, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या बन जाएगा, न्यूटन बन जाएगा। तो के आपका आ जाएगा यहाँ पर, ये क्या बनेगा, ये आपका क्या बन जाएगा भाई, ये आपका न्यूटन बन जाएगा। ये क्वांटिटी बनेगी न्यूटन बाय मीटर, न्यूटन बाय मीटर बन जाएगा भाई। हो गई कहानी खत्म, सोल्व कर लेना। आंसर जो आएगा आप राइट डाउन कर सकते हैं, मैं बता भी देता हूँ क्या आंसर बनेगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बता देता हूँ आंसर क्या बनेगा। इसका आंसर आएगा भाई आपके पास 311 न्यूटन पर मीटर, 311 न्यूटन पर मीटर, ये बनेगा 311 न्यूटन पर मीटर। किसी को भी डाउट है तो बोलो, किसी को भी अगर डाउट हो रहा है तो बोलिए भाई। हाँ जी, किसी को भी डाउट है तो बोलो भाई, क्या किसी को डाउट है? डाउट नहीं है भाई, डाउट किसी को भी नहीं है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 पे आ गए, 22 पे पहुंच गए। ये तो गलत आ गया भाई, मेरे से कहाँ बनेगी ये बात, गलती से आ गया क्वेश्चन। लेट अस रिमूव दिस एंड देन वी विल मूव। देखो ये बढ़िया क्वेश्चन था, कितना मस्त क्वेश्चन था भाई, कितना जबरदस्त सवाल था, बेहतरीन सवाल कहिए इसको। आपको क्या दी गई है, आपको बहुत सारे इंटेंसिटीज दी गई हैं। फिर क्या कह रहा है भाई, द प्योर वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइपोथेटिकल डायटोमिक मॉलिक्यूल शोज 3 पीक। एक हाइपोथेटिकल डायटोमिक मॉलिक्यूल का जो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा है, जो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा है भाई, आशुन दिक्कत ही नहीं होती आपको, स्पीड ऑफ लाइट की यूनिट देखनी होती है बस, बाकी की यूनिट ना देखें आप, ज्यादा ज्यादा दिक्कत आपको स्पीड ऑफ लाइट की यूनिट पुट करते हुए ही देखनी होती है, बाकी नहीं देखनी होती। यहाँ देखिए आपको 3 बैंड दिए हुए हैं हाइपोथेटिकल किसी भी मॉलिक्यूल के, डायटोमिक मॉलिक्यूल है, 300 केल्विन पर दे दिया, 600 पर दे दिया, 900 पर दे दिया। फिर क्या कह रहा है, फिर उनकी इंटेंसिटी दे दी भाई, जो पहली पीक है, जो पहली पीक आ रही है वो, या फिर कहिए कि भाई 3 पीक, पहली पीक जो आ रही है वो कहाँ आ रही है, पहली पीक एक मॉलिक्यूल की भाई 300 केल्विन पर भी वहीं आ रही है, उतनी ही इंटेंसिटी है, 600 पर भी इंटेंसिटी उतनी है, और 900 पर भी इंटेंसिटी सेम ही रह रही है, उसकी इंटेंसिटी में बदलाव नहीं हो रहा है। फिर क्या कह रहा है, फिर उसके बाद जो दूसरी पीक आ रही है उसकी इंटेंसिटी में भी बदलाव नहीं हो रहा है, उसकी भी जो इंटेंसिटी है वो क्या है भाई, आपकी सेम रह रही है, टेम्परेचर बदलने से इंटेंसिटी पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब क्या, इसके 2 मायने हो सकते हैं। पहला मायना तो ये हो सकता है कि भैया स्पेसिंग बहुत ज्यादा है, स्पेसिंग बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर स्पेसिंग बहुत ज्यादा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, तो मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर नहीं जाएंगे, पॉपुलेशन नहीं बदलेगी, और पॉपुलेशन रेशो जब तक नहीं बदलेगी इंटेंसिटी भी नहीं बदलने वाली। तो इन दोनों के केस में तो ये कहा जा सकता है दोनों में जो एनर्जी स्पेसिंग है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। दोनों में ही एनर्जी स्पेसिंग क्या है भाई, बहुत ज्यादा है। फिर कहता पीक 1 अपीयर, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद तीसरा दे रहा है 0.02, मतलब टेम्परेचर बढ़ाया, इंटेंसिटी बढ़ी, और बढ़ाया और बढ़ी, मतलब क्या हुआ होगा ये आपको क्या दे रहा है भाई, हाँ। उसके बाद अब टेम्परेचर बढ़ा होगा तो पॉपुलेशन में क्या हुआ होगा, पॉपुलेशन में शिफ्ट हुआ होगा ठीक है। तो यहां से क्या समझ में आया होगा भाई, यहां से समझ में आया होगा, यहां से समझ में आया होगा कि भैया यहां पर जो एनर्जी गैप है, जो पीक 3 आ रही है ना, वो जिस एनर्जी गैप के कोरस्पोंडिंग आ रही है वो एनर्जी गैप कम है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाते ही इंटेंसिटी क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। तो यहां पर क्या बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट, पीक 1 अपीयर एट द लोवेस्ट एनर्जी, बिल्कुल गलत, झूठा है ये। पीक 2 अपीयर एट द लोवेस्ट एनर्जी, नहीं भाई, 2 भी लोवेस्ट पर नहीं है,
पीक 3 अपीयर एट द लोवेस्ट एनर्जी। ये बिल्कुल सही जवाब है। जो तीसरी पीक है वो सबसे लोवेस्ट एनर्जी पर है, पहली और दूसरी तो हाईएस्ट एनर्जी पर है। इसी वजह से टेम्परेचर बढ़ाने का फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, यह भी आंसर हो सकता था, बट यहां पर पहला और दूसरा दोनों की क्या है, दोनों ही हाई एनर्जी के ऊपर है। इस वजह से डी आंसर नहीं होगा। आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? मोस्ट एक्यूरेट आंसर विल बी द सी। क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है भाई? समझ में आपको आ रहा होगा मेरे ख्याल से, तो बताइए भाई, कमेंट कर दीजिए यार। सेशन को लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट बात कर रहा हूं, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द स्पेक्ट्रल लाइन ब्रॉडनिंग इन एटॉमिक स्पेक्ट्रा। भाई लाइन ब्रॉडनिंग के रिगार्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये आपको बताना है। देखिए भाई, जरा ध्यान से देखिए। द कोलिजन बिटवीन एटम कोज ब्रॉडनिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन। बिल्कुल सही बोल रहा है, दो मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन होगा। इसको कहते हैं कोलिजन ब्रॉडनिंग भी कहा जाता है। इसे कोलिजन ब्रॉडनिंग भी कहा जाता है जब दो एटम एक दूसरे से टकराएंगे, या फिर क्या कह रहा है भाई, जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराएंगे। जब टकराएंगे तो एक्चुअल में क्या होगा, आउटर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से एनर्जी लेवल डिस्टर्ब होंगे, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, आपकी जो पीक है वो ब्रॉड हो जाएगी। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहा है। शॉर्टर द लाइफ टाइम ऑफ द एक्साइटेड स्टेट, ब्रॉडर इज द लाइन विड्थ। इसके ऊपर क्वेश्चन आया था जो हमने लाइन विड्थ की रेशो निकाली थी। बिल्कुल सही कह रहा है भाई, लाइन विड्थ डेल्टा न्यू बार इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लाइफ टाइम ऑफ द स्टेट। कमेंट कर दो भाई, सही है, ये भी सही है भाई। नेक्स्ट, डोपलर ब्रॉडनिंग इज मोर प्रोनाउंस्ड एज द फ्लेम टेम्परेचर। भाई सही कह रहा है। डोपलर ब्रॉडनिंग क्या, मोशन, मतलब कि सोर्स और ऑब्जर्वर के मोशन की वजह से जो ब्रॉडनिंग होती है उसे डोपलर ब्रॉडनिंग कहते हैं। जब सोर्स से मॉलिक्यूल, या फिर जब सोर्स से आपका जिसका भी आप स्पेक्ट्रा लेना चाहते हो उसके मॉलिक्यूल सोर्स से दूर जा रहे होंगे, और या फिर सोर्स की तरफ आ रहे होंगे, तब उसकी वजह से जो सोर्स, या फिर जो आपका क्या कहते हैं, जो आपका रिकॉर्डर है, मतलब फिर से मैं आपको कहूंगा कि क्या हो रहा है। देखिए, आपके पास एक गैसीय सैंपल है, यहां पर आपके पास सोर्स रखा हुआ, बीच में सैंपल, और यहां पर आपका रिकॉर्डर है। अब जब ये मॉलिक्यूल मोशन में होंगे, जब बाहर से रेडिएशन आई, मॉलिक्यूल मोशन में है, हो सकता है मोशन इस रिकॉर्डर से कहां जा रहा हो, दूर जा रहा हो। जब ये दूर, मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊं अगर कहो तो मैं इनको पढ़ा दूं आपको डिटेल में एक क्लास में। बोलो भाई, अगर कहो तो गेट स्पेशल के नाम से पढ़ाऊं इनको मैं आपको, कहोगे तो मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देखिए भाई, जब ये मॉलिक्यूल इसकी तरफ आ रहे होंगे तो इसको जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी वो ज्यादा ऑब्जर्व होगी। जब ये इससे दूर जा रहा होगा तो इसको जो फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड करेगा वो क्या करेगा, कम रिकॉर्ड करेगा एक्चुअल से। ठीक है, उसका एक रिलेशन होता है। ठीक है, अब यहां पर क्या किया जा रहा है, यहां पर फ्लेम टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई कर दिया, तो स्पीड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अगर स्पीड इंक्रीज हो गई तो इसको जो फील होने वाली फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या होगी, बहुत जल्दी बदलेगी। मतलब अगर ये बहुत स्पीड से दूर जा रहा होगा तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी वो नहीं पहुंचेगी, अगर ये इसकी तरफ आ रहा होगा तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी वो नहीं पहुंचेगी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी उसको महसूस नहीं होगी, उसको एक्चुअल से डिफरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, महसूस होगी। तो ये स्टेटमेंट भी सही बोल रहा है, डोपलर ब्रॉडनिंग का भी सही कह रहा है। नेक्स्ट, इन फ्लेम एंड प्लाज्मा द नेचुरल लाइन ब्रॉडनिंग एक्सीड द कोलिजन ब्रॉडनिंग। नहीं भैया, ये गलत बोल रहा है। नेचुरल लाइन ब्रॉडनिंग कभी भी एक्सीड नहीं करती कोलिजन ब्रॉडनिंग को। और फ्लेम और प्लाज्मा में जब बात करते हैं, कोलिजन ब्रॉडनिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, कोलिजन लाइन ब्रॉडनिंग क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा, क्योंकि एटम्स और मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा स्पीड में क्या करते हैं, मूव करते हैं, थर्मल काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई, बताइए भाई, यहां पर सिमेट्रिक रोटर, स्फेरिकल रोटर बोल रहा है और एसिमेट्रिक रोटर बोल रहा है। देखिए भाई, SiH4, इसका तो मैं कहूं ही क्या, SiH4 पहली बार कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है भाई, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, और ये क्या है आपका, स्फेरिकल रोटर है, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सिमेट्रिक रोटर CH3Cl,
ऊपर आपका Cl है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। अगर मैं बात करूँ यहाँ से एक्सिस डालकर रोटेशन करवाता हूँ तो यहाँ इस एक्सिस के अराउंड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो सबसे छोटा होगा, क्योंकि हैवी एटम से पास कर गया है। जब हैवी एटम का जो आपने कंट्रीब्यूशन खत्म कर दिया तो बचे हुए जो दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होंगे वो इससे बड़े ही होंगे। बचे हुए दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होंगे, इससे बड़े भी होंगे और वो बराबर भी होंगे। तो ये क्या हो गया भाई आपका, दो बड़े बराबर, तो ये आपका प्रोलेट हो गया, प्रोलेट सिमेट्रिक टॉप। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, उसके बाद C6H6, इसका तो मैं क्या ही कहूँ आपको, बेंजीन की बात कर रहा है। भाई देख लीजिए बड़ा सिंपल है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो सेंटर से पास होने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है IA, ये सबसे बड़ा होगा क्योंकि सारे ही कंट्रीब्यूशंस को ले रहा है। फिर क्या होगा आपका IB और फिर क्या होगा आपका IC। ठीक है, इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो ये क्या होगा, ये आपका ओबलेट होगा। सही है, तो क्या दिखाई दिया भाई मुझे दिखाई दिया ये आपका स्फेरिकल टॉप। ठीक है, ये आपका क्या होगा, स्फेरिकल टॉप होगा। CH3Cl क्या होगा, सिमेट्रिक होगा और प्रोलेट होगा। और ये क्या होगा आपका, सिमेट्रिक होगा और ओबलेट होगा। फिर क्या आ रहा है आपका CO2। CO2 तो क्या होगा, CO2 तो लीनियर होगा, ये तो लीनियर रोटर होगा। उसके बाद क्या बचा, CH3OH क्या होगा आपका, एसिमेट्रिक रोटर होगा। CH3OH क्या होगा आपका, ये आपका एसिमेट्रिक रोटर होगा, क्योंकि इसमें जो एक्सिस है वो क्या होगा आपका C2 के बराबर होगा। ठीक है, C2 से बड़ा एक्सिस नहीं होगा, इसमें एक्सिस होगा नहीं, बल्कि आपका क्या होगा, केवल और केवल प्लेन होगा इसमें। तो क्या होगा भाई आपका P का है 3rd, आपका Q का है 2, R का है आपका 1st और S का है आपका 4। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा भैया, सही जवाब आपका B हो जाएगा। B इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल और आखिरी सवाल भाई, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉलोइंग 3 नॉर्मल मोड्स। भाई बताइए इनमें से कौन से जो मोड हैं, जो सल्फर ऑक्साइड के दिए हुए हैं, SO3 के दिए हुए हैं, कौन से जो मोड हैं वो क्या हैं आपके, वो आपके जो हैं IR एक्टिव, और कौन से IR एक्टिव नहीं है, ये आपको बताना है। देखो भाई मुझे कोई डाउट नहीं लग रहा, पहले वाला जो मोड है, जो फर्स्ट मोड दिया गया है वो आपको ये दिया गया है, सल्फर है, ऊपर ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो यहाँ पर डेल्टा न्यू जो है वो 0 होगा और IR इनएक्टिव होगा। जबकि मैं दूसरे की बात करूं, दूसरे वाले की बात करूं, सेकंड की, सेकंड क्या है, अबोव और बिलो है, तो इसमें डायपोल मोमेंट चेंज होगा। सेकंड आपका कुछ ऐसा दिया हुआ है, अबोव बिलो वाला दिया हुआ है, अबोव बिलो। यहाँ पर ये वाले, ये ऑक्सीजन तो ऊपर की तरफ आए हुए हैं और सल्फर आपका नीचे की तरफ गया हुआ है, मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर है, ऐसा ऐसा और ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा न्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, तो ये आपका IR एक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, थर्ड में बोला जा रहा है, थर्ड की जब मैं बात करूंगा थर्ड की, तो थर्ड में कह रहा है भाई ये तो पक्का ही दिखाई दे रहा है, इसमें तो क्या ही कहूं मैं, इसमें तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। इसमें क्या बोल रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर और ये इधर, ये इधर, कुछ ऐसी कहानी दिखाई दे रही है। तो क्या होगा भाई, ये कुछ ऐसा बनेगा, ये बहुत छोटा हो जाएगा और ये बहुत बड़े बड़े बॉन्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें भी डेल्टा म्यू जो है वो क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये भी क्या होगा आपका IR एक्टिव होगा। फर्स्ट एंड 2 आर IR एक्टिव, पहला तो है ही नहीं, फर्स्ट इज IR इनएक्टिव वाइल सेकंड एंड थर्ड आर IR एक्टिव, सही बोल रहा है। फर्स्ट एंड थर्ड आर IR इनएक्टिव, गलत बोल रहा है। नन ऑफ दिस मोड आर IR। ठीक है भाई, क्या समझ में आ रहा है भाई, क्या क्लियरली आपको समझ में आ रहा है। SO3 के डायपोल मोमेंट से तो फर्क ही नहीं पड़ता, आपको यहां पर क्या देखना होता है, डायनामिक डायपोल मोमेंट जो है वो आपको देखना होता है। चलिए भाई अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गेट 2024 में जो आपका क्वेश्चन आया था वहां पर आपको XY2 मॉलिक्यूल दिया गया था और ये बोला गया था कि वो जो मॉलिक्यूल है वो माइक्रोवेव एक्टिव भी है, साथ के साथ वो आपको P और R ब्रांच शो करता है वाइब्रेशन रोटेशन स्पेक्ट्रा के अंदर। पूरी की पूरी स्टेटमेंट लिखी हुई है। अब जो XY2 मॉलिक्यूल है वो माइक्रोवेव एक्टिव है। अब यहां से क्या समझ में आया, XY2 जो मॉलिक्यूल है इसका परमानेंट डायपोल मूवमेंट होगा। इसका क्या होगा,
परमानेंट डायपोल मूवमेंट होगा, इसका परमानेंट डायपोल मूवमेंट जो है वो होगा ही होगा। फिर कहता है पी और आर ब्रांच, मतलब वाइब्रेशन रोटेशन स्पेक्ट्रा में, वाइब्रेशन रोटेशन स्पेक्ट्रा में क्या कहता है, यहां पर कहता है जो क्यू ब्रांच है, जो क्यू ब्रांच है वो मिस है, क्यू ब्रांच है वो मिस्ड है। वो मिस का मतलब क्या, दिस इंप्लाइज मोलिक्यूल इज लीनियर, मोलिक्यूल इज लीनियर। अब हमें यहां से दो बातें समझ में आई, जो XY2 मोलिक्यूल है वो लीनियर है, साथ के साथ उसका परमानेंट डायपोल मूवमेंट भी है, अगर वो क्वेश्चन में दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो यहां पर दो ही संभावनाएं बनती हैं, या तो X हो आपका, फिर आपका Y हो, और फिर आपका क्या हो, Y हो, ठीक है। या फिर आपका क्या हो भाई, X आपका सेंटर में हो एंड देन आपके बाकी जो मॉलिक्यूल हैं वो जुड़े हुए हो इससे, X हो, Y हो, Y हो, यहां पर Y हो और यहां पर Y हो। अब इन दोनों में से हमें ये चेक करना है, क्योंकि मॉलिक्यूल तो कंफर्म लीनियर है क्योंकि क्यू ब्रांच मिस है। अब क्यू ब्रांच मिस है तो इन दोनों में से क्या देखना है, इन दोनों में से देखना है किसका डायपोल मूवमेंट होगा। परमानेंट की बात हो रही है, डायनेमिक की बात नहीं हो रही, क्योंकि माइक्रोवेव में एक्टिव बताया गया है मॉलिक्यूल को। तो यहां पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है इसका जो डायपोल मूवमेंट है वो 0 होगा और इसका जो डायपोल मूवमेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर कौन सा होगा, एक्चुअल स्ट्रक्चर आपका ये वाला होगा जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। मॉलिक्यूल लीनियर है और जो सेंट्रल एटम है वो कौन सा है, Y है। Y इज सेंट्रल एटम इन लीनियर XY2। तो ये A जो आपका होगा वो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। एक और बढ़िया सवाल था, यहां पर आपको 6 मॉलिक्यूल दे दिए गए थे, यहां पर आपको 6 मॉलिक्यूल प्रोवाइड करवाए गए थे, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग ऑफ CO2, OH और OH की H2O में और HCl और H2 में। एक बार लिख लेता हूं सारी की सारी। CO2 की सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, देखो CO2 की सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग कैसे होगी, ये आपका कार्बन है, यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन, इस तरीके की स्ट्रेचिंग की बात कर रहा है। फिर ऑक्सीजन, वाटर में भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन की सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की चर्चा कर रहा है। फिर HCl में भी स्ट्रेचिंग की बात हो रही है, फिर H2 में भी स्ट्रेचिंग की बात हो रही है। अब यहां पर और क्या बोल रहा है, अमोनिया में भी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की बात हो रही है और CO2 में बेंडिंग की बात हो रही है। तो यहां पर अगर अमोनिया में यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन है और यहां पर हाइड्रोजन है, तो ये वाली जो स्ट्रेचिंग होगी ये क्या होगी, आपकी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होगी। देन आपका क्या बोल रहा है, CO2 में बेंडिंग मोड की बात कर रहा है। CO2 ये इधर और ये आपका इधर, ठीक है। फिर कह रहा है कि यहां पर जो K है वो क्या बता रहा है, K बता रहा है नंबर ऑफ IR एक्टिव बट रमन इनएक्टिव। L बता रहा है जो IR इनएक्टिव हो रमन एक्टिव हो, और M बता रहा है जो दोनों में ही एक्टिव हो। मतलब थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया। इनफैक्ट आपको रमन और IR एक्टिविटी के बारे में पता होना चाहिए। अब यहां पर कहां गड़बड़ आएगी, जहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री आएगा, म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी इसी के अंदर पूछ लिया। गजब का सवाल लगा मेरे को, बढ़िया सवाल, आज तक का सबसे बेहतरीन सवाल है जिसमें किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक्टिविटी पूछ रहा है मॉलिक्यूल की। कंफ्यूज करने के लिए बहुत बढ़िया था, कोई बात नहीं, पर हम नहीं होंगे। यहां पर मैं लिखता हूं IR और यहां पर लिखता हूं रमन, ठीक है। फिर KLM को बाद में देखते हैं। CO2 सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है, IR में तो इनएक्टिव, रमन में एक्टिव। वाटर कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं, दोनों में ही एक्टिव होता, ग्रुप थ्योरी में भी मैं पढ़ता हूं। HCl परमानेंट डायपोल मूवमेंट, रमन में एक्टिव है, ये यहां पर इनएक्टिव और यहां पर एक्टिव होगा। अमोनिया दोनों में ही एक्टिव होता है, डीजेनरेट वाइब्रेशन मोड आते हैं, बल्कि ये तो A1 सिमेट्री वाला मोड है। उसके बाद यहां पर CO2 बेंडिंग मोड है। अब बेंडिंग मोड में क्या होगा, यहां पर आप देखेंगे ये वाला मोड IR एक्टिव होगा। तो कुछ नहीं सोचना है यहां पर, पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड के बारे में नहीं सोचना है। यहां पर पक्का दिखाई दे रहा है एक बड़ा डायपोल मूवमेंट इधर जनरेट होगा, छोटा इधर जनरेट होगा, ओवरऑल डायनेमिक डायपोल मूवमेंट जनरेट हो जाएगा, ठीक है। जब डायनेमिक डायपोल मूवमेंट जनरेट हो जाएगा इसके अंदर, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, IR एक्टिव। और अब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो रमन में क्या हो जाएगा, इनएक्टिव, ठीक है। अब यहां पर बात करता हूं K की, यहां पर IR की, रमन की, ठीक है। यहां पर K, L और M। K में क्या है, IR एक्टिव हूं, रमन इनएक्टिव हूं। L में IR इनएक्टिव हूं, रमन एक्टिव हूं, इसमें दोनों ही एक्टिव हूं, ये हमें यहां पर बताना है। देखो भाई, अब पहली कंडीशन कौन कौन सेटिस्फाई करता है, जिसमें IR के सामने टिक हो, रमन के सामने क्रॉस हो। देखो 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 देखो, एक केवल यही लास्ट वाला ऑप्शन बनता है। तो K की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। K की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। यह आपका K है, यह आपका कौन सा है भाई, K वाला मोड है, ठीक है।
उसके बाद एल में क्या कह रहा है, आई आर इनएक्टिव रमन एक्टिव। देखो पहला आई आर इनएक्टिव रमन एक्टिव, उसके बाद ये भी आई आर एक्टिव और रमन इनएक्टिव। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चला, यहां से हमें दो जो एग्जांपल है वो यहां पर पता चले। यहां पर मैं क्या लिखूंगा, एल लिखूंगा और ये भी क्या लिखूंगा, एल। तो एल की वैल्यू कितनी आ जाती है आपके पास, 2 आ जाती है भैया। नेक्स्ट क्या कहता है, रमन भी एक्टिव और आई आर भी एक्टिव। देखो ये रहा एम, ये रहा एम और ये रहा एम। तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी भाई। तो के की वैल्यू 1, एल की वैल्यू 2 और एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, 3 आ जाएगी। आंसर आएगा 1 2 3। 1 2 3 जो होगा वो इस सवाल का सही जवाब होगा। तो यहां पर स्पेक्ट्रोस्कोपी के 2024 तक के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।